अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई इतिहास आप पढ़ते हैं, तो इतिहास में अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इतिहास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप कहेंगे भाई शेखर सर को नहीं पता है क्या कि इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहा जाता है, देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये इंग्लिश में कहा जाता है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई ये हिस्ट्री अंग्रेजी वाला शब्द आया कहां से है, तो आपको तो यह पता ही है कि ये जो अंग्रेजी वाले शब्द हैं वो कहां से लिए गए हैं, ग्रीक शब्द से लिए गए, नहीं ग्रीक से लिए गए हैं। क्यों भाई, ग्रीक शब्दों से ही उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी के शब्दों की। और ग्रीक में हिस्ट्री को, ग्रीक जो यह भाषा है या कह लें लिपि लिखी गई, तो उसमें ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे भाई हिस्टोरिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रीक में हिस्टोरिका शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह हिस्टोरिका का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो होता है अनुसंधान करना। क्यों भाई, अनुसंधान करना। अनुसंधान का मतलब क्या है, खोजबीन करना, खोज करना। किस चीज की खोज करना, तो भाई खोज जो होगी वो विगत की खोज होगी। खोज किसकी होगी, विगत का होगा। विगत का मतलब अपने अतीत की खोज होगी, यही है ना, अपने अतीत की खोज हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये परीक्षा पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण भी है, ये जो इतिहास है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहां मिलता है कि सबसे पहले अथर्ववेद में। अगर भारतीय परंपरा की बात किया जाए, अथर्ववेद, भारतीय परंपरा की बात किया जाए तो सबसे पहले अथर्ववेद में इस इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। क्यों भाई, अब अगर मैं आपको यह बताऊं, कॉमन सी बातें हैं, देखते चले जाएं बस। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई अतीत का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है, इतिहास का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है, तो आप में से अधिकांश लोग चुप रहेंगे। अतीत का अध्ययन अर्थात इतिहास आवश्यक क्यों है, क्यों आवश्यक है। आप में से कुछ लोग मौन रहेंगे, कुछ लोग जुबान से सोच भी रहे होंगे, बोल भी रहे होंगे। तो भाई अतीत का अध्ययन करने से ही तो हमें बहुत सारी बातों की जानकारी होती है। सबसे पहले क्या कि हमें अतीत की जानकारी मिल रही है, नहीं अतीत की हमें जानकारी मिल रही है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जानकारी मिल रही है। और कुछ अच्छी घटनाएं हुई हैं पीछे तो हमें प्राउड भी तो फील होगा, हमें गर्व महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके पूर्वज और वंशज में भी अंतर होता है। आपके पूर्वज अगर जमींदार परिवार से हो, सामंती परिवार से हो, तो बड़े मूंछ पे ताव दे करके लोग क्या कहते हैं कि हमारे दादाजी इतने गांव के जमींदार थे, प्राउड फील होता है। हमारे दादाजी के भाई डीएम साहब थे अंग्रेजों के समय काल में, गर्व महसूस होता है पुरानी बातों पे। तो अतीत के अध्ययन से हमें गर्व भी महसूस होता है। इसके अलावा अतीत का जब अध्ययन करते हैं ना, तो हमें कुछ चीजें सबक के रूप में देखने को मिलती हैं। क्यों भाई, कुछ हम सीखते समझते हैं। इसके साथ साथ अतीत का जब अध्ययन होता है ना, तो हमारी संस्कृति के बारे में अर्थात सांस्कृतिक परिवेश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यही अतीत का अध्ययन जो हमारी संस्कृति हमें बताता है, यही कंटिन्यू रह जाता है। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहती है, इसी इतिहास की वजह से अक्षुण्ण रहती है। क्यों भाई, क्लियर है। तो इतिहास की जानकारी क्यों जरूरी है, निश्चित रूप से आपको पता चल रहा है। अतीत का अध्ययन क्यों किया जाता है, एक और महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं कि अतीत का अध्ययन हमारा जीवन दर्शन तय करता है, हमारे जीवन जीने का नजरिया तय करता है। तो इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, अतीत का अध्ययन क्यों जरूरी है। आमतौर पे इतिहास के संदर्भ में लोग जानते समझते हैं, मैं कहता भी हूं आपसे कि वर्तमान दृष्टिकोण से, वर्तमान नजरिए से, वर्तमान पृष्ठभूमि में, वर्तमान पारिस्थितिकी में रहते हुए उसके आधार पे अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। क्यों भाई, वर्तमान दृष्टिकोण से, वर्तमान नजरिए से अतीत को झांकना। अब हड़प्पा सभ्यता की ईंटों को तो हम देख नहीं पा रहे हैं,
हड़प्पा सभ्यता की ईंटों को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता रहे, जो उनको चीजें मिली, अगर उस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है, तो आज के नजरिए से, आज के नजरिए में उस डिजाइन का मतलब क्या है, अगर कुछ उस पर लिखावट मिली हुई है, कुछ आज के संदर्भ में साम्यता देखने को मिलती है, अगर फूल पत्ती बना हुआ है, पशुओं के कुछ चिन्ह बने हुए हैं, तो वर्तमान दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करते हैं और अपना जो लेख निष्कर्ष देते हैं वही इतिहास बनता है। क्यों भाई, सही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो इतिहास है, अतीत का अध्ययन है, एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करें। एक बहुत ही व्यावहारिक एग्जाम्पल कि अगर आपको तीर धनुष आपके हाथ में है और टारगेट करना है धनुष में बाण लगा करके, तीर है, आपको दूर तक छोड़ना है। दूर तक छोड़ने का मतलब आपको भविष्य में आगे बढ़ना है। बात समझिएगा, धनुष में तीर लगा हुआ है, तीर को दूर तक छोड़ना है। दूर तक जाने का मतलब भविष्य का निर्धारण। आप क्या करते हैं, उसको पीछे खींच करके लाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे की जानकारी होनी जरूरी है। आप पीछे लाते हैं डोर को तीर चढ़ा करके और पीछे लाते हैं, छोड़ते हैं, तब वो तीर दूर तक जाता है। एक व्यावहारिक संदर्भ है कि अगर भविष्य में आगे अच्छा करना है, वर्तमान को अच्छा करना है, तो पीछे जाना ही पड़ता है। अर्थात अतीत का अध्ययन भी बहुत ही आवश्यक है। क्यों भाई, इतिहास की महत्ता ऐसी रही है। आपने एक बहुत ही प्रचलित विद्वान, अपने समय के धुरंधर, जिनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य का नाम सारे लोग जानते हैं। कौटिल्य ने कहा, प्रारंभिक किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज है, कौटिल्य ने कहा कि किसी भी राजा को, यह याद कर लेना, किसी भी राजा को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए। अर्थात इतिहास सुनना चाहिए, इतिहास का श्रवण करना चाहिए। कौन कह रहा है? कौटिल्य साहब कह रहे हैं इस बात को। अपने आप में प्रारंभिक परीक्षा कोई भी हो, चाहे नेट हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे आईएएस हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि ये जो इतिहास है, हम क्या करते हैं भाई, ये भारत का इतिहास अर्थात इंडियन हिस्ट्री ही तो पढ़ते हैं ना, भारतीय इतिहास पे ही तो हम लोग बात करते हैं। इतिहास वो भी किसका? भारत का इतिहास, यही है ना भाई। इतिहास किसका? भारत का इतिहास, अर्थात भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। अब जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, आप में से बहुतों को जानकारी नहीं होगी, इतिहास जब हम भारत का पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें भारत के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों भाई, भारत के विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और इतिहास के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। तो अगली ही बात निकल करके आती है कि भैया इतिहास में भारत के लिए क्या अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा हां। क्यों भाई, आप में से भी अधिकांश लोगों को जानकारी होगी कि भारत के लिए अनेक अर्थात विविध शब्दों का प्रयोग किया गया है। विविध शब्दों का प्रयोग किया गया है, दो चार आप लिखें। विविध शब्दों का प्रयोग किया गया है, दो चार आप भी लिख करके बताएं मुझे। विविध शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, कौन कौन से शब्द हैं? ये सामान्य सी एक, आज क्लास की शुरुआत करें, एक सामान्य सी समझ आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। विविध शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो भारत के किसी हिस्से या भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नामों की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले आप देखते हैं भारत या भारत के किसी खास क्षेत्र के संदर्भ में सबसे पहले जो नामों की शुरुआत होती है, सप्त सैंधव देखने को मिलता है। इसके अगर आगे बात किया जाए तो यही अब आगे बढ़ते हुए इतिहास के क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम बात करते चले आ रहे हैं। अगर सप्त सैंधव के बाद देखा जाए तो एक अगला नाम आता है ब्रह्मवर्त का। ब्रह्मवर्त का नाम आता है। ब्रह्मवर्त के आगे अगर क्रोनोलॉजी में बात किया जाए तो ब्रह्मर्षि देश नाम देखने को मिलता है, ब्रह्मर्षि। क्यों भाई, इसके आगे अगर बात किया जाए अगला नाम आएगा जम्बू द्वीप का। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब महत्वपूर्ण है, जम्बू द्वीप का नाम आता है। अगर इसके आगे बात किया जाए तो आपको याद होगा भारतवर्ष शब्द आता है, भारतवर्ष।
जिसको प्राकृत भाषा में भारत वर्ष के संदर्भ में लिखा गया है। कहां पे? आपको याद होगा खारवेल का नाम, हाथी गुंफा अभिलेख। सबसे पहले भारतवर्ष के बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, भारतवर्ष के बारे में पहला उल्लेख कलिंग क्षेत्र हाथी गुंफा अभिलेख खारवेल से देखने को मिलता है। इसके अलावा आप नाम जानते हैं इंडिया शब्द, बिल्कुल ये क्रोनोलॉजी में चला रहा है, इतिहास में ऐसे ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इंडिया देखते हैं आप, इसके साथ साथ हिंदुस्तान भी देखते हैं। नहीं, ये सारे नाम भारत के संदर्भ में ही देखने को मिलते हैं। क्यों भाई, क्लियर है? ये सारे के सारे नाम भारत के ही संदर्भ में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ बीच में एक चीज छूट गया, इंडिया हो गया, यहीं पे बीच में एक और चीज देखने को मिलती है चीनियों के संदर्भ में। चीनियों के संदर्भ में इंतु और लास्ट में हिंदुस्तान। ये सारे के सारे भारत के ही संदर्भ में नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सप्त सैंधव से शुरुआत होती है, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, इंडिया, इंतु, हिंदुस्तान, ये सब भारत के ही संदर्भ में है। ये सारी जो बातें आज हम लोग कर रहे हैं ना, इतने विशद रूप में आपको पहले कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिला होगा। आज इसकी पूरी की पूरी झलक आपके सामने रखता चला जा रहा हूं। क्लियर है? देखेंगे ये जो सप्त सैंधव है, थोड़ी इस पे बात करते हैं। सप्त सैंधव, आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि ये जो सप्त सैंधव शब्द है, भारत में आर्यों का जो प्रथम आगमन हो रहा है, आर्यों का प्रथम आगमन जो हो रहा है, वह आगमन कौन से क्षेत्र में हो रहा है? सप्त सैंधव क्षेत्र में ही हो रहा है। ये जो सप्त सैंधव का क्षेत्र है, 7 नदियों का जो सिंचित क्षेत्र है, 7 नदियों से सिंचित जो क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त सैंधव कहा गया है। ये 7 नदियां कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ये 7 नदियां, सरस्वती, 7 नदियों से उर्वर सिंचित क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया है। यह वही क्षेत्र है जहां पे आर्यों ने, प्राथमिक आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की। नहीं, हालांकि ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय किस संदर्भ में कहा जाता है? कि ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषियों को प्रकाश के रूप में ज्ञान कराया कि भाई कुछ चीज है, लेकिन उस ज्ञान को अपने स्टूडेंटों के बीच में ऋषि महर्षियों के द्वारा, आर्यों के द्वारा जो बांटा जा रहा है, वही आमतौर पे समझा जाता है कि ऋग्वेद की रचना। लिपिबद्ध नहीं, मौखिक रूप से ही ज्ञान कराना अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसका संदर्भ ही होता है ऋग्वेद की रचना। लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई आर्यों के समय काल में, वैदिक काल में लिपि की कोई जानकारी तो हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, लिपि की जानकारी नहीं है। लिखावट का मतलब है, यहां पे बात समझ लेना कि सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई, अर्थात मौखिक रूप से। वो उनको जानकारी कहां से हुई? तो शुरुआत में कुछ ऋषियों को, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, ये कुछ पौराणिक बातें हो गई। ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, बात क्लियर हो रही है? सप्त सैंधव का जो क्षेत्र है के अंतर्गत पंजाब का क्षेत्र शामिल है, प्लस सैंधव क्षेत्र अर्थात सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र शामिल है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी इस सप्त सैंधव क्षेत्र में शामिल है। ये पूरा का पूरा एरिया सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? सप्त सैंधव के बाद अगला जो नाम है ना, ये ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त अगली बात। ये जो ब्रह्मवर्त नाम है ना, तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र आर्यों के द्वारा ब्रह्मवर्त नाम दिया गया? आपको याद होना चाहिए कि सरस्वती एवं दृशद्वती नदी, दृशद्वती के बीच का जो क्षेत्र है, उसको ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। क्लियर हो रहा है? क्यों भाई, क्लियर है? सरस्वती और दृशद्वती के बीच का जो क्षेत्र है, उसको
क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मवर्त नाम दिया जा रहा है। अगर इसी क्रम में हम बात करें ब्रह्मर्षि क्षेत्र की, ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा गया, ब्रह्मर्षि देश? आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, बहुतों को नहीं होगी। तो भाई गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है ना, गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, उसी के लिए ब्रह्मर्षि देश शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? क्यों भाई, आसान है, क्लियर है? ये सारी चीजें मैं इत्मीनान से आपको रेगुलर बैच में भी बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आंख के सामने से ये गुजरे। मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, किसी भी एक चीज को इतनी ज्यादा बार आंख के सामने से गुजारा जाए, जुबान से बोला जाए, इतनी बार लिख लिख करके कलमबद्ध किया जाए कि आत्मसात हो जाए। आत्मसात का यही तरीका होता है। पढ़ने के 3 रास्ते हैं, किसी भी चीज को पढ़ना, लिख लिख करके तैयार करना, और जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वही जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस, तीसरे चरण में आता है कॉन्फ्रेंस, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। दीज आर द 3 स्टेप्स हाउ यू आर रीडिंग, हाउ टू रीड। तो कॉन्फ्रेंस के लिए ही, अर्थात विचार विमर्श के लिए ही वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप की बात करता हूं। क्लियर है भाई? इसके बाद आपने यहां पे देखा ब्रह्मर्षि देश के बाद यहां पे लिखा हुआ था जम्बू द्वीप। ब्रह्मर्षि देश के बाद लिखा हुआ था जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप क्यों कहा जा रहा है, कहां कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण ये बनता है। तो भाई उत्तर भारत में जम्बू वृक्षों की, जम्बू का मतलब जामुन, वृक्षों की अधिकता के कारण, वृक्षों की तत्कालीन समय में अधिकता के कारण कुछ स्रोतों में भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे खजुराहो, खजूर के वृक्ष, अहो, खजूर प्लस अहो, खजुराहो, खजूर के वृक्षों का जंगल, खजूर के वृक्षों का वन, खजूर के वृक्षों की अधिकता जहां पे हो रही है वह क्षेत्र खजुराहो के नाम से जाना गया। ठीक वैसे ही जम्बू वृक्षों की अधिकता के कारण जम्बू द्वीप कहा जा रहा है। अब कहां कहा जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण बनता है। तो भाई ये जो जम्बू द्वीप कहा जा रहा है, बेसिकली पुराणों में, पुराणों की संख्या है 18 पुराणों, और अशोक के अभिलेख में भी याद कर लेना भाई, अशोक के अभिलेख में भी भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? क्लियर है? अशोक के अभिलेख में, ठीक है, किसका, जम्बू द्वीप का उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात करें अगर अगली बात भारतवर्ष शब्द का, भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारत में एक शब्द इंक्लूड है भरत। तमाम जगहों पे लिखा हुआ है कि यह जो देश है वो भरतों का देश है। कहां लिखा हुआ है? विष्णु पुराण का नाम आपने सुना हुआ है, कभी भी इतना डिटेल में आप नहीं पढ़े होंगे जो इस बार आप मेरे से पढ़ने वाले हैं। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है ये जो हिमालय है और ये जो नीचे ये हिंद महासागर है, महासागर है, सागर के उत्तर और हिमालय से दक्षिण का जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, यही भारत है और यहां के रहने वाले लोग भारतीय हैं। यह कहां पे लिखा गया है? विष्णु पुराण में बात कही गई है। क्लियर है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय से दक्षिण और सागर के उत्तर का जो क्षेत्र है वह भारत है और यहां के रहने वाले लोग भारतीय हैं। यहां पे आते हैं, ये जो भारतवर्ष है ये किसका देश कहा गया है? भरतों का देश कहा गया है। किसका? भरतों का देश कहा गया है। ये भरत हैं कौन? आमतौर पे लोग गलत बता देते हैं और जो भी बताए छोड़ दीजिएगा ऐसे व्यक्ति को, जीवन में इतिहास नहीं बता पाएगा। भैया भरत आमतौर पे लोग कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा था, जो शेर के मुंह में हाथ डाल देता था, शेर डर जाता था, काटता नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे डॉबरमैन के हाथ मुंह में हाथ डाल दिया हो, जर्मन शेफर्ड के मुंह में हाथ डाल दिया हो, नहीं, वो गलत है। ये नहीं है भरत, ये नहीं है भारत।
ये भरतों का देश कहा गया है। ये जो कबीला था, आपको पता है वैदिक काल का सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण कबीला, दासराग्य युद्ध जीतने वाला जो कबीला था, भरत कबीला, नाम सुना है? ये जो भरत कबीला रहा है, तो भरत के जो वंशज रहे, जहां पे रहे, उसी को भारत कहा गया है। भरतों का देश है, भरत कबीले के वंशजों का देश है, भारत इस संदर्भ में कहा गया है। हालांकि इसका एक अपवाद भी देखने को मिलता है। क्लियर हो रही है बात? कौन? भरत कबीले के वंशज। एक दो बातें और निकल करके आती हैं कि ये जो भरत हैं, ये किस क्षेत्र में रहते थे? सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, जल्दी बताएं। सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, वही भरत कबीला का क्षेत्र था। याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। भरतों के वंशज जहां पे रहे, उस क्षेत्र को भारत कहा गया। इसका एक अपवाद मिलता है जैन धर्म में। जैन धर्म में इसका एक अपवाद मिलता है। जैन धर्म क्या कहता है भारत शब्द के बारे में? जैन धर्म भारत शब्द के बारे में कहता है कि ये जो भारत देश का नाम भारत हो रहा है, भारत ये जो शब्द आ रहा है, वो कैसे आता है? तो जैन धर्म कहता है कि इसके जो प्रथम तीर्थंकर है ना, प्रथम तीर्थंकर, क्या नाम है भाई? क्या नाम है? आदिनाथ या ऋषभदेव नाम है क्या इनका भाई? क्यों ऋषभदेव नाम है ना? इनका जो बेटा था ना, वो एक राजा था। इनका जो पुत्र था, वो राजा था। राजा का मतलब सम्राट था अपने समय का, जिसका नाम था भरत। सम्राट भरत। ऋषभदेव का एक बेटा जो कि सम्राट था, और उसका नाम भरत था। इस सम्राट भरत के संदर्भ में जैन धर्म कहता है कि यह भारत का प्रथम सम्राट था। यह जैन धर्म कहता है, सारे लोग नहीं कहते हैं। भारत का प्रथम सम्राट भरत था, ये ऋषभदेव के बेटे, और इन्हीं भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ रहा है। तो भारत के संदर्भ में यह दो बातें भारतीय किंवदंती में देखने को मिलता है। क्लियर है? क्यों भाई, याद रहेगा? भारतवर्ष, अगली बात, भारतवर्ष की बात किया जाए, ये जो भारतवर्ष शब्द है, इसका प्रथम उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है? प्रथम उल्लेख तो भारतवर्ष के संदर्भ में प्राकृत भाषा में, किस भाषा में पहला उल्लेख है भारतवर्ष का? भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। क्या कहा गया है भारतवर्ष के लिए? शब्द का प्रयोग किया गया है भरतवर्ष, यह शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात भारतवर्ष शब्द का। और यह कहां किया जा रहा है उल्लेख? तो इसका उल्लेख जो किया जा रहा है भाई, ये हाथी गुंफा अभिलेख में किया जा रहा है। हाथी गुंफा अभिलेख में इसका उल्लेख किया जा रहा है। कहां से यह प्राप्त हो रहा है भाई? कलिंग क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। किससे संबंधित है? खारवेल। खारवेल कौन था? चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है, जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख भरतवर्ष शब्द के नाम से देखने को मिलता है। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है? तो आपको बताया सप्त सैंधव, आपको बताया ब्रह्मवर्त, आपको बताया ब्रह्मर्षि देश, आपको बताया जम्बू द्वीप, आपको बताया भारतवर्ष। अब इसके अलावा अब जो अगला नाम आता है इंडिया, ये देखने को मिलता है। इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो इंडिया शब्द है ना, इंडिया शब्द किस शब्द से निकल रहा है? इंडस शब्द से निकल रहा है। नहीं, इंडस अर्थात सिंधु। ये जो विदेशी आते हैं ना, भारत के बाहर से जो ये विदेशी आते हैं, ये इन रास्तों से आते हैं विदेशी, और यहां पे इनको सिंधु नदी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो भारत के संदर्भ में जो पहली मुलाकात हो रही है किसी विदेशी की भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से,
तो भाई वो नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु। इंडस इंडस कहना शुरू किया लोगों ने, और इसी इंडस से निकलता है यहां के रहने वाले लोग इंडिया, इंडियन के तौर पे निकलता है। प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि ये जो इंडिया शब्द है, इस शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कब कहा किया जा रहा है? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो हो रहा है ना, वो हेरोडोटस साहब कर रहे हैं। याद रखेंगे, हेरोडोटस, इनकी किताब का नाम भी हिस्टोरिकल। हेरोडोटस कब की बात है ये? तो ये 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। हेरोडोटस वो समय काल के विद्वान, 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। हेरोडोटस इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बातें कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। आप कितना भी भारत के संदर्भ में जो विविध नाम है पूरे यूट्यूब पे खंगा लीजिए, कोई नहीं बताएगा। ये जो हेरोडोटस है ना, ये जो इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस इंडिया का तात्पर्य क्या है? हेरोडोटस इंडिया का तात्पर्य क्या बताते हैं? इनके इंडिया बोलने का तात्पर्य क्या है? सिंधु नदी एंड इसकी घाटी का जो क्षेत्र है ना, इनके इंडिया कहने का मतलब ये था। याद रहेगा, हेरोडोटस के इंडिया संबोधन का तात्पर्य क्या था? सिंधु तथा संबद्ध घाटी का जो क्षेत्र है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, वो क्षेत्र, वो रीजन इंडिया है। लेकिन अगर संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में देखा जाए कि भाई इंडिया संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप के लिए, भारतीय प्रायद्वीप की अगर बात किया जाए, उपमहाद्वीप की बात किया जाए, इसके लिए इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन कर रहा है? तो याद करना भाई, मेगास्थनीज सबसे पहला व्यक्ति है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है भाई? याद रहेगा। ये जो हेरोडोटस साहब इंडिया शब्द बोल रहे हैं ना, हेरोडोटस जो इंडिया शब्द बोल रहे हैं, उनके इंडिया कहने का मतलब क्या है? उनके इंडिया संबोधन का मतलब था सिंधु तथा आसपास का एरिया, सिंधु और घाटी। लेकिन मेगास्थनीज जो इंडिया बोल रहा है, उनके इंडिया का मतलब है संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप, इनके उपमहाद्वीप, इनके इंडिया बोलने का मतलब है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर है? दोनों में अंतर था। हेरोडोटस के इंडिया का मतलब सिंधु तथा उसकी घाटी का क्षेत्र। मेगास्थनीज जो इंडिया शब्द का यूज कर रहा है, उसका मतलब है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर होना चाहिए, उम्मीद करता हूं क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है भाई, अगली बात करेंगे। इसके बाद जो अगला शब्द है ना, हिंदुस्तान, एक शब्द है हिंदुस्तान, बढ़िया से परिचित है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के संदर्भ में कि इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां पे हो रहा है, आप में से शायद किसी को जानकारी नहीं होगी। प्रथम प्रयोग जो हो रहा है ना इस शब्द का, वो नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हो रहा है। नक्श ए रुस्तम अभिलेख में यह इस शब्द का प्रयोग हो रहा है पहली बार। नक्श ए रुस्तम, प्रथम प्रयोग। ये जो नक्श ए रुस्तम है ना, जिसमें हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है, ये इसके संदर्भ में कुछ बातें। ये कब का है? तो ये 262 ईसा पूर्व का है, अर्थात 3री शताब्दी, 3री सदी ईसा पूर्व का है। यह ईसा पूर्व का है। ये जो नक्श ए रुस्तम है वो किसी राजा का है, शासक का है। वो शासक कौन है? तो ईरान में इस समय, ईरान में जिसका शासन था सामानी राजवंश का शासन, और इसका जो राजा है जिसका नाम है शाह प्रथम, याद रहेगा, शाह प्रथम का नक्श ए रुस्तम अभिलेख है 3री सदी ईसा पूर्व का, 262 ईसा पूर्व का।
ये जो अभिलेख है, याद करना है, ये जो अभिलेख है नक्श ए रुस्तम, यह तीन भाषा का प्रयोग हुआ है इस नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। कौन? एक ईरानी भाषा, एक वहां चलने वाली पहलवी भाषा, और एक यूनानी भाषा में। यह तीन भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तीन भाषाएं यहां पे देखने को मिलती है नक्शे रुस्तम में। क्लियर है भाई? क्लियर है? ये जो नक्श ए रुस्तम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है, जल्दी बताएं, क्लियर है? नक्श ए रुस्तम में हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, तो इस हिंदुस्तान का तात्पर्य क्या है? किस क्षेत्र के बारे में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है? अगेन सिंधु तथा उसकी जो घाटी क्षेत्र है ना, इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार यहां पे नक्श ए रुस्तम में देखने को मिलता है। नक्श ए रुस्तम शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, पहली बार नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, तो हिंदुस्तान कहने का इस अभिलेख का या इस राजा का मतलब क्या था? सिंधु और उसकी घाटी का जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान है। अगर संपूर्ण इस बात को और आगे बढ़ाएं, इससे आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात किया जाए, और ये जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग जो हो रहा है, वो प्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? तो आपको तनिक भी जानकारी नहीं होगी कि फारसी भाषा में लिखी हुई एक किताब है। फारसी भाषा में लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, हुडूड अल आलम। हुडूड अल आलम एक किताब है फारसी भाषा की, और इसका जो लेखक है ना, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, अज्ञात है। और यह किस समय काल की रचना है? तो यह जो रचना है 9वीं सदी की रचना है। नई जानकारी। क्यों भाई? क्लियर है? क्लियर है? हुडूद अल आलम में पहली बार जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है, पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग हो रहा है फारसी भाषा में। अगर नक्श ए रुस्तम की बात किया जाए तो वहां पे जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो सिर्फ सिंधु और उसकी घाटी का जो क्षेत्र है उसको ध्यान में रख करके प्रयोग हुआ है। अब हिंदुस्तान की बात किया जाए, यहीं पे बात, जब हिंदुस्तान की बात हो रही है, फारसी की बात हो रही है, अरबी की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति आ जाएगा जिसका नाम है अमीर खुसरो। क्या अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है क्या? उत्तर है नहीं। क्या शब्द प्रयोग किया है? हिंद शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, हिंद शब्द का। तो एक प्रश्न फिर बनेगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले अब्दुल्ला इसामी का नाम सुना होगा आपने, ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, याद रहेगा। फुतूह सलातीन इसामी की रचना। नहीं? क्यों भाई? क्लियर हुआ? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसामी की रचनाओं में देखने को मिलता है, जबकि अमीर खुसरो की रचना में हिंद शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदुस्तान शब्द का नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान में रहेंगी तो काम आसान होगा। अब ये जो अमीर खुसरो साहब हैं, इन्होंने ही कहा कि धरती पर अगर स्वर्ग है कहीं, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह हिंद में है, अन्यत्र नहीं। अमीर खुसरो साहब सबसे पहले यह बात बोल रहे हैं। अमीर खुसरो ही यह जानकारी देते हैं कि यह जो हिंद है, हिंद ने ही, अमीर खुसरो बोल रहे हैं सबसे पहले, हिंद ने ही, अर्थात भारत ने, अर्थात हिंदुस्तान ने ही, अर्थात ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अमीर खुसरो हिंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अमीर खुसरो कहते हैं हिंद ने ही दुनिया को दिया। दुनिया को दिया, क्या दिया? दुनिया को देने का मतलब सबसे पहले भारत से ही इनका प्रचलन शुरू हुआ। क्या भाई? इन्होंने कहा शतरंज, इन्होंने कहा अंक, और एक चीज और कोई बता रहे हैं,
तीन चीजों के बारे में बताया अमीर खुसरो ने, कि अमीर खुसरो कह रहे हैं कि हिंद ने ही दुनिया को दिया। क्या दिया भाई? शतरंज दिया, अंक दिया। अंक मतलब गिनती। गिनती किसने दुनिया को पाठ पढ़ाया? पंचतंत्र। एक तीसरा बताया पंचतंत्र। ये तीन चीजों के बारे में कहते हैं कि दुनिया को हिंद ने दिया था। अमीर खुसरो यह बात कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो सारी बातें हम लोग आज कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी बातें भारत नाम के संदर्भ में रही हैं। भारत नाम के संदर्भ में कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस किस संदर्भ में ये सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं वो आपको बताया। कौन कौन से नामों का प्रयोग है, कैसे कैसे वो सारे नाम आए हैं, वो सब बताया। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी झलक के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपके इस क्लास में ज्ञान का वर्धन हुआ होगा, बहुत सारी नई बातों की जानकारी मिली होगी। ठीक है, फिर धन्यवाद।